देखो देखो ग्रुप 16 के इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ने हैं हमें, जैसे O2, ओजोन, SO2 और H2SO4। इनमें केमिकल रिएक्शन आएंगे। अगर आप केमिकल रिएक्शन याद कर लेते हैं तो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक मिनट। भाई देखो, जैसे मैंने ग्रुप 16 की प्रॉपर्टीज पढ़ा दी थी, एनामलस बिहेवियर, ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपाउंड कंपाउंड इनके आए थे, ऑक्साइड, हैलाइड्स आए थे, SF4, SF6 ऐसे करके। उसके बाद ये टॉपिक आएगा सीधा। अब देखिए ध्यान से, ग्रुप 16 में सबसे पहले O2 की प्रिपरेशन आएगी, जो कि बहुत ही आसान है। ये देखना रिएक्शन कैसे लिखनी है, ऐसे याद कर लीजिए। पहले तो AClO3, Ag2O, HgO, H2O2, Pb3O4, Pb2O3। दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। इनमें से कुछ को याद करने की कोशिश करो। भाई एक सिल्वर है, एक मरकरी है, एक H2O2 है, Pb3O4 है, Pb2O3। लास्ट वाले दो तो याद ही होने चाहिए, Pb3O4 और Pb2O3। अब देखो, सबसे पहले KClO3, Ag2O, HgO, H2O2, Pb3O4, Pb2O3। इन्हें तोड़ना है, इनमें इन्हें सिर्फ हीट करना है सिंपली। अगर आप इसे हीट करेंगे तो KCl प्लस O2, इसे हीट करेंगे Ag प्लस O2, इसे हीट करेंगे Hg प्लस O2, इसे हीट करेंगे तो H2 प्लस O2, इसे हीट करेंगे तो Pb2O3, नीचे वाले में भी Pb2O3 प्लस O2। बाकी एक बार रुक जाइए, इसको मैं देख लेता हूं। PbO है ये, Pb2O3 नहीं है, PbO दोनों में ही। PbO प्लस O2। अब मान लो बैलेंसिंग भी नहीं होती है तो वो भी आसान है। यहां 3 ऑक्सीजन है, यहां 2, यहां 6 बना लीजिए, यहां भी 6 बना लीजिए। फिर तुम्हें यहां 2 लगाना पड़ेगा। Ag2 यहां 2 लगा लीजिए, यहां हाफ O2, एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन आ गई। Hg प्लस O2, यहां लिखिए 2HgO, ऑक्सीजन तो 2 हो जाएंगी, Hg के आगे 2 लिख लीजिए, H2 प्लस O2। Pb3O4, यहां 2 लगा लीजिए, 3 दूनी 6, यहां 6 लगा दीजिए। Pb2O3, यहां 2 लगा लीजिए, ऑक्सीजन 6, यहां 4 लगा लीजिए। अभी कुछ और भी है, ये सिर्फ उन्होंने लिख के दी है, हालांकि नहीं ये वाली नहीं, इससे अगली। H2O में करंट पास करोगे 10th में आती है, H2 अलग हो जाएगा, O2 अलग।
ये वाली उन्होंने सिर्फ लिख के दी है कि ऑक्सीजन एयर में भी होती है 21% अप्रोक्सीमेट। अगर आप एयर को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगी। अब एयर में तो कई गैसें लिक्विड में बदल जाएंगी, नाइट्रोजन भी लिक्विड में बदल जाएगी, आर्गन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, यानी जो आपका लिक्विड है उसके अंदर बहुत सारी गैसेज हैं। लेकिन अगर आप इन्हें हीट करेंगे दोबारा से तो अलग अलग गैस अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर अलग हो जाएंगी। तो आप ये प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। ये बताओ ये ठीक है? ये समझ गए ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? ये सिर्फ शब्दों में लिखा है, इसकी कोई रिएक्शन नहीं लिखनी है। आपको बस याद रखना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एयर अलग हो जाएगी। अब देखिए, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब जी कुछ नहीं, कुछ के पहले ही तो ये 1 मिनट होगा भाई, एक क्वेश्चन आता है बीच के पैराग्राफ में लिखा है प्रॉपर्टीज में, वैसे तो ऐसा लिखा है डाई ऑक्सीजन इज ए कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, सॉल्युबिलिटी वाटर में इसकी इतनी है जो कि काफी कम है, लेकिन जितनी भी ये सॉल्युबल है उतनी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए ठीक है, मतलब उतनी ही एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को चाहिए। दो बातें इसमें मेन है, एक तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप है, 16 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 16, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 17, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 18। एटॉमिक नंबर 8 ही है। ये 16, 17, 18 याद रखना, मैंने देखा है इन पर क्वेश्चन। इनमें आपस में न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर है भाई। देखो ये संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की है, इसमें प्रोटॉन 8 है तो न्यूट्रॉन भी 8 होंगे। प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 9, इसमें न्यूट्रॉन 8 है। प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 10। अब एक चीज, O2 8 दूनी 16, 16 इलेक्ट्रॉन है, मगर O2 पैरामैग्नेटिक है। अब पैरामैग्नेटिक का मतलब याद ना हो तो यहां से देख लेना, हालांकि क्वेश्चन इतने डिटेल में तो नहीं लिखना है जितने डिटेल में मैं लिखूंगा, आपको तो डायरेक्ट बताना है उसे। वो ये है कि जब आप इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 4th चैप्टर 11th का, ऐसे लिखते थे, याद आ जाएगा अभी। सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, 2 इसमें भर दिए, 2 इसमें, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। 16 में से 2 यहां आ गए, 2 यहां, सिग्मा 2s2, 2 यहां, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, 2 यहां, 2 2 4 2 6 2 8, पाई 2px, नहीं नहीं नहीं, सिग्मा 2p2z 10 फिल हो गए हैं, पाई 2px 2 इक्वल्स टू पाई 2py 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, जिनमें इक्वल्स टू का साइन लगा होता है भाई। हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिनमें इक्वल्स टू का साइन लगा है जैसे इसमें, उनमें पहले एक एक भरना होता है। अब जैसे 2 बचे हैं तो दोनों नहीं डाल देने हैं, एक इसमें एक इसमें, तो आप कहेंगे कि पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर O2 की देखें तो उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक है।
पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होता है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो और वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसलिए O2 मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है क्योंकि O2 मॉलिक्यूल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो तुम्हें तो खैर ये ऑर्डर नहीं लिखना है, सिग्मा 2p2z, तुम तो बस इतना याद कर लो कि पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है O2 के। लो इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब तुम्हें कई सारी रिएक्शन नीचे लिखती दिखेंगी, तो मतलब देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये कैसे याद होंगी, मगर वो बहुत आसान है। भाई ये कह रहा है कि O2 ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देती है मेटल को, नॉन मेटल को, और बहुत सारे कंपाउंड्स को। तो बहुत सारे तो नहीं लिखे हैं उसने, लेकिन उसने कुछ मेटल लिखे हैं जैसे कैल्शियम, एल्यूमिनियम, नॉन मेटल लिखे हैं जैसे P4, सोडियम एक मेटल लिख रखा है, ये नॉन मेटल। कंपाउंड लिख रखे हैं जैसे मीथेन यानी हाइड्रोकार्बन, सल्फाइड जिंक सल्फाइड। इनमें से किसी की भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो ये एक तरीका दिखा रहा है, हमें पहले से मालूम है ये बातें कि भाई ऑक्सीजन इन सबका ऑक्सीडेशन कर देती है। Na में O2 जोड़ोगे Na2O बनेगा, कैल्शियम में O2 जोड़ोगे CaO बनेगा, एल्यूमिनियम में O2 जोड़ोगे Al2O3 बनेगा। ये याद रखना बस, फास्फोरस में O2 जोड़ोगे P4O10, मीथेन में O2 जोड़ोगे तो हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन जोड़ोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और H2O 10th में आता है। तो 10th में एक रिएक्शन और आती है, रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है, जो सल्फाइड ओर होता है उसे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया जाता है तो वो ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है। बैलेंसिंग कर लो, वैसे तो बैलेंसिंग इनकी तो बहुत आसान है, यहां 2 लगा लो, यहां 2, यहां 3, यहां 2 लगा लो, यहां 2, हाफ O2 लगा लो यहां, और यहां 2, P4O10 5 लगा लो यहां 4 ही है, इसे भी बैलेंस कर लो, 2 2 4, यहां 2 लगेगा बस, यहां 23 आएगा, यहां 22। बताओ ये कर लोगे रिएक्शन? क्या पता आ जाए, लेकिन देख लेना। जी स्क्रीनशॉट लो इसका भी। तो ध्यान देना बस कि रिएक्शन कैसे लिखता हूं मैं, बाकी आप रीड करेंगे तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। देखो एक टॉपिक है ऑक्साइड, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत खिचड़ी लगेगी, लेकिन कुछ भी नहीं है वो। अब एक टॉपिक है ऑक्साइड, ऑक्सीजन का ही टॉपिक है ये। ऑक्साइड, भाई जो मेटल ऑक्साइड होता है, जैसे कुछ मेटल ऑक्साइड लिखता हूं मैं, Na2O, CaO, और देखने की जरूरत नहीं है लेकिन मेरे को कुछ और देखना है, Na2O, CaO, BaO। वैसे तुम कोई सा भी मेटल का ऑक्साइड लिख सकते हो, और अच्छा है ये याद करके चले आना, सोडियम मेटल, ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, इनके कंपाउंड के फॉर्मूले किसे याद नहीं रहते, ये बेसिक होता है।
मेटल के ऑक्साइड बेसिक ही होते हैं, लेकिन इनके बेसिक होने का एक सीधा सा कारण ये है कि आप इन ऑक्साइड्स को पानी में डालेंगे तो बेस बनेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक क्यों होते हैं, तो आप कहेंगे क्योंकि मेटल के ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो बेस बनता है। अब आपसे वो ये भी पूछेगा, कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे हैं, मैग्नीज का ऑक्साइड, वैनेडियम का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड, ये एलिमेंट स्ट्रिक्टली मेटल है। मैग्नीज, वैनेडियम, क्रोमियम, ये मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, ये अच्छे खासे मेटल्स हैं, मगर इनके ऑक्साइड बेसिक नहीं है। ये है मेटल मगर इनके ऑक्साइड एसिडिक है। इसका कारण है इनका ऑक्सीडेशन नंबर। मैग्नीज का +7 है, वैनेडियम +5, क्रोमियम +6। ये जो हाई ऑक्सीडेशन नंबर है, इस वजह से ये लोन पेयर एक्सेप्टर बन जाते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी आ जाती है। तो जितना ज्यादा ये चार्ज होगा +7 सेंट्रल एटम पर, उतना आसान होगा लोन पेयर एक्सेप्ट करना, और लोन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड होता है। तो याद रखना ये मेटल के ही ऑक्साइड है लेकिन एसिडिक है। जैसे Mn2O7 को अगर आप पानी में डालते हैं तो एसिड बनेगा, ना कि बेस। कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है इसके एसिड का, H2Mn2O7, कुछ इस टाइप का होता है। अब हमें वो रिएक्शन नहीं लिखनी होगी पेपर में, हमारी जब किताबों में ही नहीं है पूरी ना 11th-12th में, तो हम क्या लिखेंगे। बस याद रखना कि ये एसिडिक इसलिए है क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्टर और पानी से रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं, ना कि बेस। वहीं नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली का मतलब ऐसा निकलेगा 90% से ज्यादा कि आप नॉन मेटल के ऑक्साइड SO2, CO2 या P4O10 लेते हैं तो ये एसिडिक है। और एसिडिक इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी फिलहाल ये कुछ नहीं है, CO2 ले लो, सबसे आसान है, लेकिन अगर आप इन्हें पानी में डाल दे तो ये एसिड बना देते हैं, कार्बनिक एसिड। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड में कोई एक्सेप्शन नहीं है, मगर आपको एक चीज बड़े ही ध्यान से याद रखे हैं, और रिएक्शन देखना कैसे लिखता हूं मैं, इंपॉर्टेंट है। एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। अब अगर मान लो एम्फोटेरिक का मतलब ही समझाना पड़ जाए तो फिर क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई का। Al2O3 एंड ZnO, ध्यान दो ये मेटल के ऑक्साइड है, आराम से सुनना, ये मेटल के ऑक्साइड है दोनों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी और जिंक ऑक्साइड भी, दोनों मेटल के ऑक्साइड है। अब वैसे मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं, मगर ये एम्फोटेरिक है, 10th में आता था। इनमें दोनों करेक्टर है, ये कभी बेसिक बन जाते हैं और कभी एसिडिक। अब ये रिएक्शन लिखोगे तो फिर सर में दर्द होगा, इसलिए ध्यान से देख लो। तुम्हें क्या करना है कि एक रिएक्शन में ये देखना है कि ये एम्फोटेरिक कैसे हैं। तो ये देखने का तरीका क्या है कि ये एम्फोटेरिक कैसे है, आप रिएक्शन लिखिए। एक बार लिखिए HCl HO2 H2O, एक बार लिखिए NaOH +H2O। देखो एक बार इसकी रिएक्शन एसिड से करानी है, एसिड के सामने ये बेस बन जाते हैं। एक बार इसकी रिएक्शन बेस से करानी है, बेस के सामने एसिड बन जाते हैं, एसिड के सामने बेस, बेस के सामने एसिड। कैसे बन जाते हैं, दोनों से रिएक्शन कर रहे हैं ना, ये एसिड से भी रिएक्शन कर लेते हैं और बेस से भी। एसिड से वही चीज रिएक्शन करती है जो बेसिक होती है। अगर ये एसिड से रिएक्शन कर लेते हैं तो ये उस समय बेसिक बन जाते हैं, और बेस से रिएक्शन कर लेते हैं तो ये उस समय एसिडिक बन जाते हैं। अब रिएक्शन ऐसे लिखनी है, देखो पहले इसे बैलेंस कर लो, इस 3 से याद आ जाएगा तुम्हें। जैसे यहां 3 है
तो यहां 9 लिखना, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यहां 3 है, यहां 6 लिखना, 3 दूनी 6, यहां 3 ही है, इसी 3 से सब याद आ जाएगा, 3 3 6 है, 3 6 9 है। आगे का हिस्सा तो ऐसे तैयार हो जाएगा। पीछे का देखिए, आसान है पीछे का, ऐसे लिखना एल, एल पर 3 प्लस चार्ज है, अंदर लिखना 6H2O, नीचे वाले में भी लिखना एल 6OH, इसमें क्लोरीन लगाना है पीछे, इसमें सोडियम, यहां सोडियम, यहां सोडियम था, यहां सोडियम लगाना है, यहां क्लोरीन, बस ऐसे लगाना है, 6Cl-। अब ये तो आ ही नहीं रहा होगा बोर्ड पे, अब इसी बोर्ड की सेटिंग ऐसी है ना। हाँ चलो नीचे लिख देता हूं इसके साथ 6Cl- और इसके साथ 3Na, 3 है ये Na3। अब तुम इसे याद कर लेना, समझ रहे हो तुम, दोनों में 2 2 लगा देना, आगे लिख लोगे तुम इसे, पता है मुझे। अब एक होता है न्यूट्रल ऑक्साइड, ना ये एसिडिक है, ना ये बेसिक है, ना ये एम्फोटेरिक है, कुछ नहीं है ये, CO, NO, N2O। तो पेपर में पहचानने के लिए आएगा, इसी के अंदर से आएगा जो देख रहे हो, या तो पूछेगा इनमें से कौन एम्फोटेरिक है, या इनमें से कौन न्यूट्रल ऑक्साइड है। अब ये वैसे तो इतना सा है, याद कर लेंगे तो ये कंप्लीट भी है, पूरी तरह समझ में भी रखा है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा कठिन लगे, तो पढ़ते समय याद रखा करो कि उसके अंदर कोई ना कोई वो निकाला करो, कोई मेथड उसे याद रखने का। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, लंबा है टॉपिक। अब देखो, ओजोन O3, ऑक्सीजन खत्म हो गया, ओजोन, ओजोन का एक ही पेज है, लेकिन एक क्वेश्चन हो ही नहीं सकता ऐसा कि कोई पेपर गुजर जाए किसी भी कंपटीशन का या किसी भी CBSE का जिसमें ये क्वेश्चन इसका ना आए। इसमें ज्यादा रिएक्शन नहीं है, लेकिन देखना ध्यान से, रिएक्शंस पर नजर रखना। एक तो अब समस्या रिएक्शन ही तो है, यहाँ पर रीड करना थोड़ी है। अब देखिए, देखो ऐसे बनती है ऑक्सीजन, जैसे आप ये मान ली, ओजोन कैसे बनती है, पहली लाइन क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई चीज है, ये ट्यूब है मान लो, और इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है, करंट है इसमें। अगर आप यहां से ऑक्सीजन पास करते हैं तो वो ऑक्सीजन, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल, सारे नहीं, अधिकतर तो O2 ही रहेंगे पास होने के बाद भी, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल O और O में अलग हो जाएंगे। और ऑक्सीजन के सिंगल एटम तो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, तो O2 और O मिलकर O3 बना लेंगे। अब इसमें सिर्फ O3 ही नहीं है, कुछ O2 भी है, O3 तो कम ही है, हालांकि कुछ एटम O3 के हैं और कुछ O2 के हैं, इसलिए इसे, ये ऑक्सीजन ही है, ओजोन कम है ना इसमें, मगर इसमें ओजोन भी मौजूद है, तो इसे कहते हैं ओजोनाइड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जिसमें ओजोन मौजूद है, ओजोनाइड ऑक्सीजन। हालांकि कुछ भी, थोड़ा भी ओजोन बनता है तो ये रिएक्शन हमारे काम की तो है ही। ऐसे लिखना 3O2 2O3, यानी ऑक्सीजन से ओजोन बन रहा है। एरो के ऊपर क्या लिखना है देखता हूं मैं, कुछ नहीं लिखना है, ऐसे ही है। अब एक ध्यान देना एक बात पर, इस रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव है,
डेल्टा एच पॉजिटिव होने का मतलब होता है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। जो रिएक्शन खुद होती हैं उनका डेल्टा एच नेगेटिव होता है, जिनका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है वो रिएक्शन खुद नहीं हो सकती। साथ साथ अगर तुम इसकी डेल्टा एस देखो तो वो भी नेगेटिव है। डेल्टा एस का मतलब होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस बच्चे बोलते हैं, बड़े बोलते हैं एंट्रोपी। डेल्टा एस नेगेटिव का मतलब है रैंडमनेस घट रही है। नेगेटिव का मतलब चेंज जो है वो नेगेटिव है, एंट्रोपी में चेंज नेगेटिव है, रैंडमनेस घट रही है। तो देखो एक मिनट, 3 मॉलिक्यूल थे ऑक्सीजन के, 3, और वो 2 हो गए, तो ये ज्यादा फैले हुए हैं और ये कम। 3 गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडम होते हैं, ज्यादा फैले हुए होते हैं, उथल पुथल यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है। तो गैस के मॉलिक्यूल घट रहे हैं ना, जुड़ रहे हैं। अब चीजें जुड़ेंगी तो वो कम रैंडम नहीं, वो ज्यादा रैंडम नहीं हो रही है, कम रैंडम हो रही है, तो रैंडमनेस घट रही है। और रैंडमनेस का घटना भी नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि ये प्रोसेस भी खुद नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये रिएक्शन खुद नहीं हो सकती अपने आप। इस रिएक्शन को करवाने में कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों फैक्टर्स जो रिएक्शन को करवाते हैं वो रिएक्शन के होने के फेवर में नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, ये बताओ, ये आ रहा है समझ में? हम्म। तो ये देखिए कि ओजोन टूट कैसे जाती है आसानी से। तो ओजोन आसानी से इसलिए टूट जाती है, अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा लिखूं, 2O3 से 3O2, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ध्यान दो आराम से, इसको मैंने उल्टा कर दिया है, रिएक्शन को उल्टा करूंगा तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, साइन भी बदल जाएंगे, डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये जो दोनों ही प्रोसेस है ये रिएक्शन के होने के फेवर में है और दोनों ही फेवर में है। तो ओजोन का टूटना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसीलिए ओजोन बड़ी आसानी से टूट जाती है, यानी ओजोन से ज्यादा स्टेबल O2 है। अब देखिए डेल्टा जी भी निकालना है। अगर आप डेल्टा जी निकालते हैं इस रिएक्शन का, तो डेल्टा जी की इक्वेशन होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है। अब आप जरा इनके साइन देखिए, दोनों नेगेटिव है। अगर ये दोनों ही नेगेटिव है तो वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, चाहे आप कुछ भी टेम्परेचर ले लीजिए। कुछ भी क्यों, नेगेटिव में ले लें अगर टेम्परेचर, तो नेगेटिव में होता ही नहीं है केल्विन वाला टेम्परेचर, टी तो पॉजिटिव ही रहेगा केल्विन में टेम्परेचर। तो हर हाल में डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने का मतलब रिएक्शन हर हाल में स्पॉन्टेनियस है किसी भी टेम्परेचर पर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। अब ये खत्म नहीं हुआ, अभी देखते हैं। देखिए जी, एक रिएक्शन है, आराम से सुनना है इसके बारे में, जो भी मैं बताऊंगा इसके बारे में वो कंप्लीट होगा।
तो उस बात को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जो जितनी बात मैं लिखूंगा वही आपके लिए याद रखना, उसी में स्ट्रगल होगा। तो ये देखिए, एक रिएक्शन है, अब वो देखना आती क्यों है। अब यहां देखना एक चीज, हाउ O3 एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली। इसका मतलब है ओजोन की मात्रा का कैसे पता लगाते हैं। ओजोन की मात्रा यानी ओजोन के अमाउंट का पता लगाना, और इसका तरीका है टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन नहीं समझना है भाई, रिएक्शन समझनी है कि कौन सी रिएक्शन का इस्तेमाल ओजोन की अमाउंट पता करने के लिए किया जाता है। टाइट्रेशन नहीं समझना है। अब देखना क्या चीज है, देखो रिएक्शन कैसे लिखनी है। पीबीएस लिखना, आई माइनस, 15 सेकंड तक इन दोनों को देखते रहो, पीबीएस और आई माइनस, पीबीएस और आई माइनस। कुछ तो याद कर लो यहां, पीबीएस और आई माइनस, इसे 15 मिनट 15 सेकंड तक देखो, पीबीएस और आई माइनस। अब सोचो तो क्या लिखना था, पीबीएस आई माइनस, फिर मिटा देता हूं। अब फिर सोचना एक बार, मन में बिठा लो इसे, पीबीएस और आई माइनस, पीबीएस और आई माइनस, पीबीएस और आई माइनस। एसी बंद कर दूं, ठंडक से हो गई ज्यादा। पीबीएस और आई माइनस, इसे मन में बिठा लो। चलो तुमने लिखा पीबीएस आई माइनस, दोनों में O3 जोड़ दो। एक में O3 के साथ H2O भी जोड़ना। मिटा रहा हूं मैं इसे फिर से। अब सोचना, पीबीएस और आई माइनस, अब सोचना मन में दोनों में क्या जोड़ना है। ऐसा मन में सोचो, दोनों में क्या जोड़ना है। O3, दोनों में O3 जोड़ दो। इसमें O3 के अलावा एक चीज और थी, H2O। अगर आप इतना लिख लेते हैं तो फिर आपको रिएक्शन लिखने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि आप याद करेंगे तो आप पता नहीं किस तरीके से याद करेंगे। पीबीएस से बनेगा PbSO4, O3 से बनेगा O2। अब सुनना, यहां भी सेम O2, आई माइनस से बनेगा I2 और 2 OH माइनस। अभी रुक जाओ, ये कठिन नहीं लगेगा। अब यहां देखो, पीबीएस से बनेगा PbSO4, O3 से O2। यहां दो चीज बनेगी, डायरेक्ट याद कर लो, I2O2, साथ में 2 OH माइनस। जी बैलेंसिंग बहुत ही आसान है, यहां लगाना 4 4 44 और 22। ये 22 है और ये 44 है, खत्म। अब इस रिएक्शन में देखना क्या है, देखो ये पहले तो ये समझ लो, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यानी पीबीएस का ऑक्सीडेशन हुआ है। आई माइनस का -1 है, यहां 0 है, इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये रिएक्शन एक तरीके से ये दिखा रही है कि ओजोन ने दोनों का ऑक्सीडेशन किया है। मगर ये जो ऊपर वाली लाइन है, इसको कैसे संभालना है, देखो ऐसे, अगर आप जो ये I2 है, इसकी रिएक्शन Na2H2O3 से करेंगे, ये कोई कठिन नहीं है फॉर्मूला। कठिन लगे तो अब देखना, Na2H2O3, फिर देखना Na2
H2O3, फिर समझ लेना Na2H2O3। तो अगर आप इसकी रिएक्शन Na2H2O3 से करवाएंगे I2 की, जो I2 बना है, तो इससे क्या बनेगा, पहले आप 2 लिख लो। यहां लिखो, डबल कर दो सबको, 2 4 6, Na4H4O6। अब यहां से 2 Na निकाल लो, और उस 2 Na में I जोड़ दो। ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन से आयोडीन की अमाउंट पता की जाती है। अब ये देखिए कि अब आप ये कहें आयोडीन की अमाउंट कैसे पता की जाती है, तो वो तो ये टॉपिक से बाहर चले गए आप। ये तो मीनिंग है कि आपको टाइट्रेशन थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं ट्यूब लेके, पढ़ाना क्या, उसकी जरूरत ही नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल आयोडीन की अमाउंट पता करने में किया जाता है, आयोडीन के अमाउंट से। अब आयोडीन का इस्तेमाल ऊपर हुआ था, आयोडीन की अमाउंट से O3 की अमाउंट पता की जाती है। तो इन रिएक्शन का इस्तेमाल आयोडीन के, इन दोनों का क्वांटिटी, ओजोन के क्वांटिटिव एनालिसिस में होता है। देखो ऐसा है, यहां ओजोन का 1 मोल है और यहां आयोडीन का 1 मोल है। समझ जाओ कि अगर 1 मोल आयोडीन बनी है तो 1 ही मोल ऑक्सीजन लिया गया था। अब आयोडीन कितने मोल बनी है वो इस रिएक्शन से पता चलेगा। अब इस रिएक्शन से मैं पता कर लूंगा आयोडीन कितने मोल है, कितने मोल आयोडीन रिएक्ट कर रहा है, उतने ही मोल आयोडीन बना था। जितने मोल आयोडीन बना था उतने ही मोल ऑक्सीजन ओजोन के लिए गए थे। तो इससे ओजोन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। अब बताइए समझ में आया कि नहीं? हम्म। अब देखना आगे। अब देखिए एक रिएक्शन, 2 3 चीजें और हैं छोटी छोटी ओजोन के ऊपर। जी बीच के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने, जो भी बीच में आता है, ये क्वेश्चन ही तो है। देखिए कोई पूछता है कि O3 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? O3 इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो O3 अनस्टेबल कंपाउंड है, कभी भी O2 में टूट जाता है और O अलग हो जाता है। अब ऐसे ऑक्सीजन एटम अगर ओजोन से निकलेंगे तो ऑक्सीजन एटम तो बाहर ही एक्टिव होते हैं। तो ये तो अपने आसपास जो भी चीज मौजूद होगी, यानी आप जिस चीज पर भी ओजोन पास करेंगे उस चीज को ऑक्सीजन एटम मिलेंगे, क्योंकि ओजोन O2 प्लस O में टूटेगा। तो जैसे ही आप किसी चीज पर ओजोन पास करेंगे उसे ऑक्सीजन एटम मिलेंगे, और ऑक्सीजन एटम वेरी रिएक्टिव होते हैं। अब एक बात समझनी है, स्ट्रक्चर जिनकी भी आती है बीच में, मैं स्ट्रक्चर बताता जा रहा हूं, तो आप ध्यान ना दे रहे हो बात अलग है, लेकिन ध्यान देना।
और ये कैसे याद रहता है, ये किसी इस बात पे ध्यान देना है, इसीलिए तो उसे रीड करना है उंगली रख के। रीड करेंगे तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या ध्यान रखना है, क्योंकि वो अपने आप ही आपको बताता रहेगा। देखो, ओजोन की जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो ऐसी है, सिंगल ओ, डबल ओ। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मैंने आपको निकालना बताया। ये एक लोन पेयर है, इस पे 4 बसते हैं, इस पे 6 है। बनाने को तो ऐसे बना लो जैसे जैसे पहले वाले मेथड से बनाया था। O3 में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं ऑक्सीजन में, 3 ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। ऐसे लिख लो O O O, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जो बच जाए वो सेंट्रल एटम पर। इसका ऑक्टेट चेक कीजिए, 2 4 6 पूरा नहीं है तो लोन पेयर लेकर बॉन्ड पेयर में बदल दीजिए। ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्योंकि फॉर्मल चार्ज माइनस आ रहा है, इस पे प्लस। अब सवाल ये क्या वाक्य में ओजोन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, तो इससे सवाल क्यों उठ रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां क्यों बनाया है, इन दोनों ने डबल क्यों बनाया है, इनमें क्या कमी है, ये भी तो ऑक्सीजन एटम ही है। तो लोगों ने कहा किसी किसी स्ट्रक्चर में यहां होता होगा। अगर इस स्ट्रक्चर में डबल यहां है तो इसमें यहां क्या कमी है, यहां भी तो हो सकता है डबल, इसमें यहां क्यों है, इसका मतलब जिसमें डबल यहां है उसमें यहां कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए डबल बनाने में, और जिसमें यहां है उसमें यहां कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये सवाल उठेगा, और ये सवाल उठेगा, इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि डबल एक जगह, आंसर एक ही है कि डबल एक ही जगह नहीं हो सकता। इसलिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि ये माना कि डबल बॉन्ड 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसी होती तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता 2, इसका 1, बॉन्ड ऑर्डर 2 1। ये लंबा बॉन्ड होता, सिंगल लंबा होता, डबल छोटा, सिंगल लंबा डबल छोटा, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों बॉन्ड लेंथ, ये तो सिर्फ रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, यानी ऐसे हम इन्हें सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं मद आए तो। रियल स्ट्रक्चर ये है, और इस रियल स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, और जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि ओजोन के अंदर मौजूद दोनों ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की लेंथ इक्वल है या एक लंबा है एक छोटा, इस तरीके से आपको फंसाएगा वो, आप समझ जाना दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखिए अगला पेज, इसे जरूर समझना भाई ध्यान से, सही बता रहा हूं, ये तो पढ़ के आएगा ही नहीं समझ में, देखना ध्यान से। देखो मैं इसको इतना आसान बना दूंगा कि आप आसानी से इसे रीड कर पाएंगे। रीड जरूर करना है उस चीज को, पूरे चैप्टर को। नहीं करेंगे रीड तो कुछ भी करते रहिए, कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक आपको कुछ कोई नंबर नहीं मिलने वाले। अब देखिए, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, ध्यान से समझना है इसमें। मैं बिल्कुल सही सही बोलूंगा, ठीक ठीक लैंग्वेज में, एक बार में ही समझ आ जाता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ही कुछ गड़बड़ होगी। अच्छा देखिए, दोनों मॉलिक्यूल, चाहे वो रोम्बिक हो चाहे मोनोक्लिनिक, ध्यान से सुनना, चाहे वो रोम्बिक सल्फर हो चाहे मोनोक्लिनिक, चाहे वो रोम्बिक सल्फर हो चाहे वो मोनोक्लिनिक सल्फर हो, चाहे रोम्बिक हो चाहे मोनोक्लिनिक, चाहे रोम्बिक हो चाहे मोनोक्लिनिक,
दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एसिड है, दोनों ही सल्फर है, चाहे वो रोम्बिक हो चाहे मोनोक्लिनिक, चाहे रोम्बिक चाहे मोनोक्लिनिक, चाहे रोम्बिक चाहे मोनोक्लिनिक, दोनों का फॉर्मूला एसिड है। एसिड की एक स्ट्रक्चर होती है एस 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 एस, ये होती है एसिड की स्ट्रक्चर। यानी ये दोनों की स्ट्रक्चर है, रोम्बिक की भी एंड मोनोक्लिनिक की भी। यहां बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब दोनों का फॉर्मूला एसिड है और दोनों की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी सेम है, तो दोनों में नाम रोम्बिक और मोनोक्लिनिक क्यों आ रहा है। देखो, एक ये दीवार है, इससे थोड़ी ही मदद मिलेगी, लेकिन मिलेगी। इस दीवार का डिजाइन कुछ और है, और इसमें ये जो ईंटें हैं, ये सल्फर के एटम है, S8 नहीं है, सल्फर के एटम है। और ये एक दूसरी दीवार है जिसका डिजाइन, या ऐसे कह लो, ये एक दूसरी दीवार है जिसका डिजाइन ऐसा है, इसमें भी सल्फर एटम है और उनका डिजाइन भी सेम है। सल्फर एटम छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, इन दोनों दीवारों का डिजाइन अलग है, ये दीवार रेक्टेंगुलर है, वो सर्कुलर या स्फेरिकल है। एक मिनट रुको। हाँ, इन दोनों दीवारों को देखो, इन दीवारों का डिजाइन अलग अलग है। इन दीवारों को तुम रोम्बिक समझो, जैसे कि एक रोम्बिक है डिजाइन और एक मोनोक्लिनिक है। लेकिन अगर आप इनकी ब्रिक को देखेंगे तो डिजाइन सेम है। तो जब आप ब्रिक की बात करेंगे, चाहे वो रोम्बिक की ब्रिक हो चाहे मोनोक्लिनिक की, तो दोनों में ब्रिक का डिजाइन सेम है, मगर दोनों दीवारों का डिजाइन अलग है। यहां से थोड़ा सोचना, अब मैं आगे बताता हूं। देखो, लेट सपोज कि मैं रोम्बिक को देख रहा हूं, रोम्बिक सल्फर है मेरे पास, और लेट सपोज ये मोनोक्लिनिक को देख रहा हूं, ये मेरे पास मोनोक्लिनिक सल्फर है। अब देखना, सुनना ध्यान से। ये तो देखो एक मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर मैं रोम्बिक सल्फर लेता हूं,
ये रोम्बिक सल्फर का मॉलिक्यूल है और सेम ऐसा ही मॉलिक्यूल मोनोक्लिनिक का है। लेकिन अगर आप रोम्बिक सल्फर लेकर आते हैं दुकान से तो क्या आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा? एक मॉलिक्यूल लेना तो साइंटिस्टों के लिए भी नामुमकिन होता है। तो एक मॉलिक्यूल तो कभी नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे। तब ये आपको डिजाइन थोड़ी नजर आएगा, तब तो आपको बगल में एक और मॉलिक्यूल नजर आएगा। देखना ध्यान से, समझने की कोशिश करना। तब तो आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल नजर आएंगे, और भी पता नहीं कितने, इमेजिन करो बहुत सारे। तो अगर आप एक अकेला मॉलिक्यूल देखेंगे, दोनों का ही, रोम्बिक का और मोनोक्लिनिक का अकेला अकेला मॉलिक्यूल देखेंगे तो दोनों का डिजाइन सेम है। मगर जब इनके बगल में दूसरे मॉलिक्यूल भी होंगे तो दूसरे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर अगर आप एक ही मॉलिक्यूल के एटम बनाएंगे, मिलाएंगे एक ही मॉलिक्यूल के एटम, तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगी, एक राउंड। लेकिन अगर आप दूसरे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर, दूसरे मॉलिक्यूल के एटम्स को मिलाकर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनेगा रोम्बस, रोम्बोहाइड्रल। और वहीं अगर आपने यही चीज मोनोक्लिनिक में की, तो मोनोक्लिनिक में एक मॉलिक्यूल के एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के एटम दोनों मिलकर बनाएंगे मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। यहां पर ये मोनोक्लिनिक निकलेगी, ये रोम्बिक निकलेगी, ये मोनोक्लिनिक। अब अगर मैं दोनों के ही दूसरे मॉलिक्यूल को हटा दूं, या दूसरे तीसरे चौथे सभी को हटा दूं, अकेले अकेले कर दूं इन्हें, एसेट एसेट, तो फिर दोनों के मॉलिक्यूल की शेप सेम नजर आएगी। अगर और मॉलिक्यूल बगल में हो तो इसकी यूनिट सेल अलग होगी और इसकी यूनिट सेल अलग होगी। ये समझ में आ रही है बात? तो बताओ। हम्म। हाँ, तो ये समझना ध्यान से कि दोनों के मॉलिक्यूल की शेप सेम है जब दोनों के मॉलिक्यूल को अकेला अकेला लिया जाएगा तो दोनों के मॉलिक्यूल की शेप सेम है। सुन लो अभी मेरी बात ध्यान से। दोनों के मॉलिक्यूल की शेप सेम है जब दोनों मॉलिक्यूल को अकेला अकेला लिया जाएगा। लेकिन अगर रोम्बिक में एक मॉलिक्यूल के आसपास दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हों तो दूसरे मॉलिक्यूल के एटम और इस मॉलिक्यूल के एटम मिलकर बनाएंगे रोम्बोहाइड्रल। मोनोक्लिनिक में इस मॉलिक्यूल के एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के एटम मिलकर बनाएंगे मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। तो मॉलिक्यूल का डिजाइन, भाई देखो, ईंटों का डिजाइन, ईंटों का डिजाइन सेम होने से जरूरी थोड़ी है कि दीवारों का डिजाइन भी सेम होगा। तो ये रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दीवारों की तरह है ये शब्द। तो अब जब मैं कहता हूं इस दीवार और इस दीवार, दोनों दीवारों की ईंटों का डिजाइन सेम है, तो इसमें कोई क्या कंफ्यूजन वाली बात है? ये है कि दीवारें हमने देखी हैं लेकिन हमने एसिड के मॉलिक्यूल्स को जुड़ता हुआ नहीं देखा है। अगर आप टेम्परेचर 369 से ऊपर लेंगे तो मोनोक्लिनिक बनेगा, इससे नीचे रोम्बिक बन जाएगा। ये आपस में चेंज होते रहते हैं। 369 पर दोनों रह सकते हैं एक साथ, रोम्बिक भी और मोनोक्लिनिक भी। ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, रीड करना। मैंने इसको बहुत आसान कर दिया है, रोम्बिक मोनोक्लिनिक, ये सबसे मेन मैटर यही था, इस टॉपिक का दिल था ये, इसे मैंने खत्म कर दिया है तो समझ में आएगा। इसके अलावा देखो,
एक S6 भी होता है, हायर टेम्परेचर पर, ज्यादा टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, S6। यानी एसेट अलग चीज है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक शब्द दोनों एसेट के लिए आते हैं। S6 एक अलग चीज है। S6 का डिजाइन ऐसा है, चेयर शेप। अब ये शेप बनाने के लिए नहीं आएगी, पहचानने के लिए आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक S2 भी होता है, यानी कि S2 की फॉर्म में भी पाया जाता है सल्फर, बहुत रेयरली। O2 तो हमेशा ही O2 की फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन सल्फर हमेशा ऐसे H2 नहीं बनाता है। 1000 केल्विन के करीब टेम्परेचर कर दोगे तो H2 वेपर बनेंगे, बहुत हायर टेम्परेचर पर। इसमें एक खास बात याद रखनी है, लाइक O2 इट इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। सेम आंसर है दोनों का, सेम सेंटेंस लिख देना, O2 की जगह H2 लगा देना। जैसे O2 में पाई एंटी बॉन्डिंग में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए O2 पैरामैग्नेटिक है। ठीक, S2 में पाई एंटी बॉन्डिंग में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए S2 पैरामैग्नेटिक है। अब बताओ, यहां तक क्लियर है सब? जी, बीच के क्वेश्चन करा दिए मैंने सारे, अभी तक जितने भी आए थे। जल्दी बताओ, फिर आगे चले। ज्यादा देर नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन अभी तो पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, देखना। अब एक चीज समझना दोबारा से, अब सल्फर डाइऑक्साइड समझ लो। देखो, इसकी रिएक्शन तुमसे लिखी नहीं जाएंगी, इसलिए इन रिएक्शंस पर ध्यान देना जो मैं लिखता हूं। मैं लिखूंगा तो बड़ी आसान लगेंगी। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, प्रिपरेशन। ग्रुप 16 है ये अभी। ग्रुप 17 के 3 पेज रहते हैं, खत्म है चैप्टर, उसमें भी रिएक्शन ही है। ग्रुप 17 की मैंने बाकी चीजें पढ़ा दी थी, 16 का ये है लास्ट, प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन देखो, सबसे पहले तो सल्फर को, सल्फर लिखो, नहीं सल्फर पूरा ही लिख लो। सल्फर को जलाएंगे तो SO2 बनता है, सिंपल है। अब एक चीज देखना, SO3 2 माइनस लिखो और H प्लस लिखो। एक बार लिखो FeS2, यहां करेंगे हम रोस्टिंग। एक बार इसे देख लो ध्यान से भाई, एक बार तो S लिखना है। देखो, रिएक्शंस बड़ी आसान लगेंगी, आप पढ़ेंगे तो बहुत कठिन लगेंगी, इसलिए मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो, एक बार तो सल्फर लिख लो, एक बार SO3 2 माइनस, एक बार FeS2, 3 बार ऐसे लिख लिया। सल्फर में O2 लगा दो, इसमें H प्लस, इसमें भी O2, या ऐसे कर लो। रुको एक मिनट, बस इतना लिख लो। देखो, अगर मैं सल्फर को जलाता हूं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। सेम FeS2 को जलाऊंगा तो Fe2O3 बनेगा, और फिर से सल्फर डाइऑक्साइड, रोस्टिंग है।
तो सभी रोस्टिंग प्रोसेस में SO2 बनता है। इसमें क्या डालना, H+ लिखना, H और O को मिलाना, H और O, H और O को मिलाने से बनेगा H2O। एक O कम हो गया, समझ लो, जैसे ऐसा ही मान लो, एक है, एक O कम हो गया, H2O, यहां से एक O कम हो गया, तो अब बनेगा SO2। 3 में से एक O कम हो गया तो SO2। यार ये तो तुम्हें पता ही है कि SO2 तो बनना ही है। यहां बस H और O को मिला के H2O बना देना। ये 3 रिएक्शंस हैं जो जिससे SO2 बनता है। अगली चीज पूछेगा कि SO2 एसिडिक क्यों है, क्योंकि पानी में डालने पे एसिड बनाता है। H2SO3 सल्फ्यूरिक नहीं है, ये सल्फ्यूरस है, ये सल्फ्यूरस एसिड, वो SO4 होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसमें कुछ नहीं है लेकिन अभी इसमें आएगा। अब देखिए, एक रिएक्शन है और ये रिएक्शन क्यों लिखी जा रही है याद करना। 10th में एक रिएक्शन आती थी एसिड बेस में, और वो रिएक्शन ऐसी थी, देखना समझना, कि अगर आप NaOH में CO2 पास करेंगे, बेस नॉन मेटल ऑक्साइड, तो Na2CO3 बनेगा और H2O अलग हो जाएगा। वहीं अगर मैं Na2CO3 प्लस H2O बनने के बावजूद भी CO2 पास करता ही रहूंगा तो NaHSO3 बन जाएगा। ये याद आया, बताओ? 10th में आता था ये। अगर ये याद आया तो आसान हो जाएगी रिएक्शन। तो जैसे CO2 10th में रिएक्शन कर रहा था बेस से, S नहीं, C है वो। जैसे जैसे CO2 रिएक्शन कर रहा था 10th में, जैसे 10th में CO2 रिएक्शन कर रहा था, वैसे ही 12th में SO2 रिएक्शन करता है। बस यहाँ SOS लिख लो, S S S, इसलिए रिएक्शन की गई है। इसमें लिखा भी है रिएक्शन में, बिहेवियर ऑफ SO2 here is similar to CO2। SO2 का बिहेवियर CO2 से मिलता है इस रिएक्शन में, इसलिए रिएक्शन दी गई है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली रिएक्शन कठिन है, मैं लिख के दिखाऊंगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं लिख के दिखाता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा हमेशा। दो क्वेश्चन है ये। या पहले तो एक लिख लो, हाउ प्रेजेंस ऑफ SO2
डिटेक्टेड। SO2 की प्रेजेंस का कैसे पता लगाया जाता है? अब ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, पहले आप ऐसे लिखना Fe3+, याद करना इसे, थोड़ा सा याद करोगे तो आगे याद रहता है। MnO4-, ये दोनों फेमस है क्योंकि ये पोटेशियम परमैंगनेट से आया है, पोटेशियम परमैंगनेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट से आया है। ऊपर वाला Fe3+, FeCl3 किसी से भी आया हो, लेकिन नीचे वाला याद रखना, पोटेशियम परमैंगनेट। तो मैं एक बार और लिखता हूं, अब आप मन में सोचिए कि हम लिख रहे थे यहाँ Fe3+ और MnO4-, दोनों में SO2 पास कर दीजिए और दोनों में H2O भी। प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है। Fe3 से लिखिए Fe2, Fe3 से लिखिए Fe2, MnO4- से लिखिए Mn2। ये दोनों सिमिलर भी हैं। साथ में आएगा SO4-, SO4-, H+, ऐसे दोनों सेम है। ये रिएक्शन तो कंप्लीट है, मगर इसकी बैलेंसिंग जो है वो आप नहीं कर सकते। आपको अगर इसकी बैलेंसिंग करनी है तो वो तो उस मेथड से होगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, चैप्टर 7, चैप्टर 8, क्योंकि आयनिक इक्वेशन है तो चैप्टर 8 बैलेंसिंग, जो रेडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर है, उससे बैलेंसिंग होगी। लेकिन देखते हैं इसका कुछ तरीका निकालते हैं जो ये जल्दी बैलेंस हो जाए। तो देखो ऐसे नंबर याद कर लेना, 22, 24, एक तो ये गया, ये तो आसान है, 22, 24 अगर याद कर लो तो ये बैलेंसिंग करके लिखने से भी आसान है कि नंबर याद रहे। दूसरा नंबर सोचने दो मुझे, सोचना नहीं, मैं देख के हिसाब लगा रहा हूं। 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 2 और 5 नहीं, 2, 5, 4। अगर आसान है तो 2, 5, 4 है, ले 254, 252, 254। अब देख मैं एक चीज बताऊं, देख ध्यान से देख। अब देख, ये 5 हटा दे, सेम नंबर है। 2, 2, 4, बस बीच में ये 5 है इसमें। अब शुरू से लिख ले इस इक्वेशन को, याद रखिए 2, 2, 4 वाला वो हिस्सा। देख एक बार मैं फाइनली चेक कर लूं, 2, 5, 4, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पानी पी लो यार, थक सा रहा हूं मैं तो। Fe3, MnO4-, दो लिखे ऐसे, SO2, SO2, H2O, H2O, Fe3 से Fe2, MnO से MnO2 ओ Mn2, साथ में SO4-, SO4-, और H+। अब जैसे हमने बैलेंसिंग की थी, 22, 22, 24, 24, यहां 5, 5 है। इसका जो कलर है वो पिंक होता है, मे बी पिंक या वायलेट। जब SO2 पास करते हैं तो कलर लेस हो जाता है,
क्यों? क्योंकि पिंक कलर तो परमैग्नेट आयन का होता है ना, Mn2 का थोड़ी। तो अगर परमैग्नेट आयन रहे ही नहीं तो कलर तो गायब होना ही है। अब वो परमैग्नेट आयन Mn2 में बदल गया, तो ऐसा होगा तभी जब आप SO2 गैस पास करेंगे। तो SO2 गैस आपने पास की है, ये पहचान है परमैग्नेट के कलरलेस हो जाने का। अब बताइए, ये आया समझ में? हम्म। अब सुनिए, 5-7 मिनट और, बड़ा आसान है आगे भी। भाई जैसे SO2 में, भाई तीनों क्वेश्चन करा दिए मैंने इसके एनसीईआरटी के, जो तीनों। हाँ, SO2 की भी शेप सेम है, H सिंगल O डबल O। यहां लोन पेयर है भाई, दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल है, बोथ बॉन्ड लेंथ इक्वल, रेजोनेंस की वजह से पूछता है वो ये बात। SO2 में शेप एंगुलर है इसकी, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। स्क्रीनशॉट लो इसका, लास्ट वाली बात पे फोकस रखना। अब देखिए, ग्रुप 16 का एक आखिरी पेज रह गया, वो बड़ा ही आसान है ये पेज। देखो, पहले तो एक चीज याद रखना कि टॉपिक है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड, टॉपिक है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस है एक, जिससे बनाया। लेकिन एक चीज आती है, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। 4 स्ट्रक्चर हैं, याद कर लेना उन स्ट्रक्चर्स को, ऊपर ही दिख जाएंगे H2SO4 में। बहुत आसान है स्ट्रक्चर्स को याद करना। 4 ऑक्सो एसिड दिए होंगे, H2SO4 H2SO3, इस तरीके से ही दिए होंगे, आप याद कर लेना, मैं नहीं करवा रहा याद इन्हें। तो 4 ऑक्सो एसिड दिए होंगे, एक ऐसे जैसे H2SO4 H2SO3। अभी ऑक्सो एसिड शब्द का मतलब बताता हूं, देखो। अब आप स्ट्रक्चर को खोलेंगे तो जितने H है उतने तो OH लगाने हैं, सब में ऐसा ही करना है। 2 ऑक्सीजन बची, 2 तो ले लिए, जो 2 बची है उन्हें डबल बॉन्ड से लगाना है। तो ऑक्सो एसिड पता है क्या होता है, जिसमें सेंट्रल एटम पर, जिस एसिड में सेंट्रल एटम पर ऑक्सो ग्रुप हो, O ऑक्सो ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप, सेंट्रल एटम पर दोनों चीजें हो, OH और O, ये ऑक्सो एसिड हो गया। इन सब में ऐसा ही है। अब जैसे इसकी स्ट्रक्चर बनानी है तो जितने H है उतने OH लगा दो, तो उसके बाद तो एक ही ऑक्सीजन बचेगी, डबल बॉन्ड हो। ऐसे इनकी स्ट्रक्चर है, 4 है, ये नाम के साथ याद कर लेना। यहां ये देखो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या क्या आएगा और क्या क्या पूछेगा जी। बहुत ही आसान है, देखना मैं जैसे बताता हूं, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना किसी डायग्राम की, कुछ नहीं। देखिए, H2SO4 बनाएंगे, सबसे पहले S+O2, किसी ऐसी चीज को जलाइए जिसमें सल्फर हो, SO2 बनाइए। अब SO2 में ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाइए। ये रिएक्शन होगी नहीं,
ये हो नहीं सकती रिएक्शन। मगर एक कैटलिस्ट दुनिया में ऐसा है, मात्र एक, V2O5, और इसीलिए ये फेमस है V2O5। V2O5 ही SO2 और O2 की रिएक्शन करवा के इन्हें SO3 में बदल सकता है। इसीलिए ये रिएक्शन बहुत आती है, क्योंकि ये रिएक्शन इस वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ एक कैटलिस्ट की इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ में नजर आ रही है कि अगर ये कैटलिस्ट नहीं होता तो SO2 को SO3 बनाना बड़ा मुश्किल काम होता, और SO3 बन जाने से ही, अब ध्यान से सुनना, जो SO3 बना है, जो SO3 बना है, थोड़ा यहां लिख दो, जो SO3 बना है, अगर आप उसमें H2O H2SO4 पास करें, मगर सवाल ये है कि H2SO4 तो हम बना ही रहे हैं, तो हम क्यों पास करें? भाई अगर तुम्हें H2SO4 बनाना है ना, तो उसके लिए भी H2SO4 की जरूरत पड़ती है। हालांकि आप थोड़ा सा H2SO4 इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा H2SO4 बनेगा। अरे ठीक है, ऐसा जैसे थोड़ा सा दही इस्तेमाल करने से बहुत सारा दही बना लेते हैं हम दूध में डाल के, तो थोड़ा सा H2SO4 इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत सारा H2SO4 मिलेगा। अब इसे कैसे बनाना है? H2, दो S हो गए, एक S एक S, S2, तीन ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन, O7, इसे कहते हैं ओलियम। तो आपके H2SO कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड की जगह आपने ओलियम बना लिया। ओलियम इसलिए बनाया है कि कभी भी ओलियम में अगर आप पानी डालेंगे तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा भर भर के, और ओलियम एक्चुअली में कंसंट्रेटेड H2SO4 ही है। तो इसमें पानी डालने से आपको बहुत अच्छी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। बताइए, ये समझ में आया? हाँ, अब ये चीज याद रखना, रुक जाओ एक मिनट, कि जो ये रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में 2 बार प्रेशर और 720 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। पूछेगा वो, ये ऑप्टिमम कंडीशन है ये कंडीशन रखोगे तो SO3 ज्यादा से ज्यादा बनेगा। 2 बार प्रेशर और 720 केल्विन टेम्परेचर। कहेगा कि SO3 की यील्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा SO3 बनाने के लिए कंडीशन क्या है? आप बताएंगे ये प्रेशर ये टेम्परेचर। आता है पेपर में क्वेश्चन इसमें से, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में से। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एक चीज और देखिए ध्यान से, H2SO4 एक अच्छा एसिड है, सभी जानते हैं, लगभग सबसे अच्छे एसिड्स में से है। एक चीज समझा देता हूं, ये लास्ट बात है मेरी तरफ से। इसके बाद 2-3 रिएक्शन है, बड़ी आसान, याद जरूर करके जाना। 3 है रिएक्शन, तो याद जरूर करके जाना, लेकिन मैं यहीं तक बता रहा हूं, छोड़ोगे तो नुकसान होगा तुम्हारा खुद का। देखो, कोई क्वेश्चन बीच का छोड़ मत देना। अगर आप H2SO4 को पानी में डालेंगे तो यहां से H+ निकलेगा, बनेगा HSO4- और H3O+। इसका Ka निकाल लो, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। प्रोडक्ट ऊपर HSO4- की कंसंट्रेशन, H3O+ की कंसंट्रेशन,
रिएक्टेंट नीचे, पानी लिखना नहीं है, लिक्विड नहीं लिखते हैं के में, लिक्विड और सॉलिड नहीं आते हैं, एक्वस आता है H2SO4, ये के ए है, ग्रेटर के, जितना के ए ज्यादा आएगा स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, उतना ही अच्छा होगा एसिड। देखो के ए कब ज्यादा आएगा, जब ये दोनों वैल्यू ज्यादा हो, और ये दोनों वैल्यू कब ज्यादा होंगी, जब ज्यादा से ज्यादा H2SO4 टूट जाए, प्रोडक्ट ज्यादा रहे, यानी ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोनियम आयन बने। जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होंगे उतना ज्यादा ये सब्सटेंस एसिडिक होगा, जितना ज्यादा हाइड्रोनियम होगा उतना ही ज्यादा के ए आएगा। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। अब ये ले लो, ये और टूट सकता है HSO4 माइनस, फिर से पानी डालो, SO4 2 माइनस प्लस H3O प्लस। अगर आप इसका के ए निकालेंगे तो वो के ए 2 कहलाएगा, ये के ए 1 है, प्रोडक्ट ऊपर आएगा SO4 2 माइनस H3O प्लस HSO4 माइनस। तो के ए 1 जो है वो बहुत ज्यादा है के ए 2 से। तो आपको क्या समझना है, बस आपको ये समझना है अगर के ए 1 बहुत कम है और के ए 2 बहुत ज्यादा है, के ए 1 बहुत ज्यादा है और के ए 2 बहुत कम है, तो इट मीन्स H2SO4 is stronger acid कंपेयर टू HSO4। बताओ ये लाइन समझ में आई? तो ये आखिरी है मेरी तरफ से। तो ये पेज है जी, ये आप पढ़ लेना। अब ये जैसे रिएक्शन है इसमें देखो, ये जो पेज है ये मैंने नहीं बताया, ये पढ़ लेना, ये कुछ नहीं है, बहुत आसान रिएक्शन है 3-4। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये पढ़ा ही ना जाए, पढ़ना है इसे। अब देखो व्हाट हैपन, ये रिएक्शन है, SO2 को पानी में पास करते हैं, SO3 को पानी में पास करते हैं, ओलियम बनता है। ये पहली वाली रिएक्शन है, ये लिख के जाना घर से। ये कहां से आई है? यहां से आई है, MX प्लस H2SO4। ये MX है, ये H2SO4 है। H2SO4 का 3 एरिया में बताइए क्या रोल है, याद करना। वो कंडीशन बताइए जिससे H2SO4 की यील्ड बढ़ सकती है। अभी तो बताया 2 बार प्रेशर 720 केल्विन। K1 ज्यादा है K2 से, K2 कम है K1 से। क्या मतलब है इसका, बता देना क्या मतलब है बस। लेकिन ये पेज छोड़ के मत जाना, बहुत ढंग से पढ़ लेना बस जी। ग्रुप 16 खत्म है, ग्रुप 17 खत्म हो जाएगा। आज 3 तारीख है, 5 को ले लूंगा मैं एक क्लास, जो आएगा उसे पढ़ा दूंगा और बाकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे। चलिए जी।